नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। 10 मार्च है, नतीजे भी आ चुके हैं और नतीजों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में बीजेपी की जीत, गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी की जीत। तो वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो पूरे दिन भर में कैसा रहा हलचल, क्या रहे चुनावी आंकड़े, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी 4.0 से आगे। देखिए, ये जो जिसको कह रहे थे कि सेमीफाइनल है 2014 से 2024 के पहले का, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक ज़बरदस्त जीत के साथ अपने आप को 2024 में लेकर के जा सकती है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उत्तर प्रदेश पे पूरे देश की निगाह लगी हुई थी। तमाम विपक्षी पार्टियां, दलाल पत्रकारों का जो फौज, वो वामपंथी, नक्सली, इंटॉलरेंस गैंग, वो तमाम लोग जो प्रधानमंत्री मोदी को हेट करते हैं, वो घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन सब की नज़र लगी हुई थी। लेकिन रिजल्ट अब आपके सामने है कि कुल मिलाकर के 260 सीट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। 202 में सरकार बन रही थी। समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर के 135 के आसपास के आंकड़े में, 138 के आंकड़े पे है। बीएसपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2 और अदर्स 2। ये फिलहाल उत्तर प्रदेश का पूरा आंकड़ा है। और इसमें जो कई सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे बबीता बता रही हैं कि कौन बड़ा लीडर वो हारा है। जी जो स्वामी प्रसाद मौर्य पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, तो आपको बता दें कि हम रिजल्ट आ गए हैं और फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए हैं। तो बिन पहनने के जो लोटे बने हुए, तो कहते हैं उन्हें कि जहाँ पे उन्हें मलाई दिखती है वो वहीं चले जाते। तो लगता है मलाई खाने को नहीं मिल पाई है इस बार उन्हें। सर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये लगातार शुरू से कहा जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी है वो जातिगत राजनीति को ज़्यादा उन्होंने तूल दिया, और उस वजह से हुआ ये कि पूरी की पूरी जो एक सो कह सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा की जो मशीनरी जो साथ में लगाई गई थी कि 13 ओबीसी और दलित लीडर्स जो है वो बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को सबसे बड़ा ओबीसी लीडर बता रहे थे। वो अपनी सीट नहीं बचा सके, तो आप समझिए कि क्या होने वाला है। हमारे साथ उदास बैठे हुए हैं, जरा इनसे बात करना ज़रूरी है। अखिलेश यादव बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं। जी, अखिलेश यादव तो कई दावे कर रहे थे, पर सारे दावे फुस हो गए। क्या आप अभी भी सो रहे हैं? नींद से जाग जाइए, आप हार चुके हैं। मैं अंदर गाने चल रहे हैं। कौन से गाने? कृष्ण जी तो नहीं आ गए? नहीं, नींद ही नहीं आई तो किशन जी कहाँ से आएंगे। मातेओ में दिल चुप है जा हुआ सो हुआ। अभी हमारे दोस्त का फ़ोन आया था, राहुल का। क्या है, अब तुम मोक्ष को पा गए हो। मैंने कहा मोक्ष को कैसे पा गया? क्या वहाँ पे जहाँ पे जीत का ना पता लगता हो ना हार का पता लगता हो, वो मोक्ष ही तो है मेरे दोस्त। मैं ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने अगली लाइन कही तो मैंने फ़ोन काट दिया। क्या टोंटी लेके आया है और टोंटी लेके जाएगा। तो मैंने कहा रख दे फ़ोन, वरना फिर मैं टोंटी लेके तेरे घर ही ना आ जाऊँ। कुछ ऐसे फोटोज वायरल हो रहे हैं कि टोटी से पानी की जगह आंसू टपक रहा है धीरे धीरे। वो टोंटियाँ तो हमने बंद कर दी थी क्योंकि उखाड़ी रखी हमने तो वो। पर देखिए, अगर हम हारते नहीं तो वो जीतते कैसे, ये बताइए आप मुझे जरा। अगर हम नहीं हारते तो वो जीतते कैसे? समय वही टक्कर किसने दी? हमने दी। समय ज़्यादा पैसे किसने या तो ये आप ना सारे ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह सब चीज़ें लाइव कर देते हो ना, एडिट भी नहीं हो पाता है उसमें। चलो खैर, पूरा दिमाग ख़राब हो गया। अब तो जनता को आपकी सच्चाई पता चल चुकी है, अब क्या एडिट करना? हाँ, ये भी बात सही है। अब तो बाबा आ ही गए हैं बुलडोज़र लेके, हम अपनी साइकिल लेके निकल रहे हैं। बुलडोजर का डर लग रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं लगता है। देखिए दी इंसान है और इंसान को देखिए डर तो लगता ही है, और डरना लाजमी भी है। और खैर देखिए, अब तो भाई ये बोलेंगे ढेरों शुभकामनाएं, और हम तो यही बोलेंगे अगर इस बीच हमसे कोई बदतमीजी हो गई हो, गलती हो गई हो, कुछ बात हो गई हो, तो हमारे पापा की लाइन याद रखिएगा कि लड़के हैं, लड़कों से गलती है जाती है। ठीक है, चलिए, लेकिन इस गलती की सजा जनता क्या दी है वो आप देख चुके हैं। चलिए, तो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सर, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी। 4 स्टेट की बात करें तो प्रचंड जीत। अभी बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, जबरदस्त जनादेश मिला है, क्या कहेंगे? जी, 14 में
प्रधानमंत्री मोदी सरकार उन्होंने बनाई थी और करीब करीब 8 साल पूरे हो गए हैं। वो 8 साल और अभी जो 4 राज्य हैं जिनकी हम बात करें, 4 से और एक उधर, उसमें कोई भाजपा की सरकार नहीं थी, तो जो 4 राज्य थे उसको बनाए रखने में बीजेपी सफल हुई है। और 8 साल बाद भी ऐसे हालात हैं तो आप समझ लीजिए कि जनता किस कदर उनके साथ है। 40% का आंकड़ा, वो पूरा परसेंट, उससे ज़्यादा वोट वो बीजेपी को आया है उत्तर प्रदेश में। और बाकी राज्यों में भी आप देख लीजिए, चाहे गोवा हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर में, वो सारे के सारे जगह बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। और ये अगर इसे सेमीफाइनल कहा जाए और कोई इशारा कहा जाए 2024 का, तो बीजेपी ने पहले ही उसमें लीड बना ली है। जी बिल्कुल, एक और खास मेहमान मिस्टर रजत महाजन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बीजेपी की बम्पर जीत, क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, ये मोदी जी की जो विकास की राजनीति थी, सबका साथ सबका विकास की उनकी राजनीति थी, साथ में योगी जी का जो एक सुशासन था और सुरक्षा की भावना उन्होंने जगाई थी, उसकी भारी जीत है। तो भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार और 3 दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये रिपीट किया है कि वो पार्टी दोबारा से सरकार बनाए। ये बहुत बड़ी एक सकारात्मक विजय है और बाकी राज्यों में भी उन्होंने बहुत अच्छी विजय हासिल करी है। बहुत जीत के कई दावे अखिलेश यादव भी कर रहे थे, अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव एक नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, उनका पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। वो एक नकारात्मक राजनीति करने की कोशिश करी उन्होंने, पर उसमें वो कुछ खास कर नहीं पाए। तो अब अगले 5 साल इस तरह की पार्टियां जिनका कोई काडर नहीं है, जिनकी कोई अपनी कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है, उनके लिए ये इस तरह का सर्वाइवल का एक गेम हो जाएगा अगले 5 साल। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की राजनीति है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और खासकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बहुत ही एक जनता को धरातल तक लेकर गए। ये सिर्फ नारा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसके लिए बाकी पार्टियों को अपना सर्वाइवल के लिए कुछ अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मुद्दे पर ही बीजेपी आगे बढ़ती है। विश्वास लोगों ने जताया है और वही विश्वास का नतीजा है कि आज बम्पर जीत के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बीजेपी की जीत हो गई है, क्या कुछ अभी तक अपडेट? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को जीत हासिल हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी का सबसे मेन चेहरा, अहम चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रैलियां की हैं, बीजेपी को लेकर प्रचार किया है, जिस तरह से विश्वास अपनी पार्टी पर जताया है, वो एक सबसे बड़ा यहाँ पॉइंट है बीजेपी की जीत का। दूसरा, पीएम मोदी की नेतृत्व पर लोग इस हद तक भरोसा करते हैं, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं। उनके फैसलों पर लोग इस हद तक भरोसा करते हैं कि आज नतीजा ये निकला है कि बीजेपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर के ब्रांड होने पर जनता ने यहाँ एक मोहर लगा दी है, पूजा, कि प्रधानमंत्री अपने आप में एक ब्रांड है, जिनका चेहरे का मतलब, जिनकी बातों का मतलब बीजेपी को वोट की गारंटी है। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ब्रांड और योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी जोड़ी जो है वो बीजेपी के साथ साथ आगे बढ़ रही है। यूपी में ये जोड़ी हिट है और यही वजह है कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। क्या रिएक्शन देंगे? ये जीत एक्सप्रेसवे की जीत है, ये जीत फिल्म सिटी की जीत है, ये जीत राम मंदिर की जीत है, ये जीत काशी कॉरिडोर की जीत है, एक्सप्रेसवे की जीत है। सबसे बड़ी चीज राशन की जीत है, घर घर, और सबसे बड़ी बात अनुशासन की जीत है। अब राजनीतिक पार्टियों को इससे एक बड़ी सबक लेनी चाहिए कि अब वो वक्त गया कि आप जिन्ना के बदौलत चुनाव जीतने की कोशिश करते थे। अब वो वक्त गया जब आप यादव, ब्राह्मण, राजपूत, दलित के नाम पर चुनाव लेने की कोशिश करते थे। आज का युवा, आज का वोटर, आज के लोग सड़क मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, पानी मांगते हैं, राशन मांगते हैं, और उन पर अब आपको आना पड़ेगा, उन पर आपको बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, विकास का मुद्दा अहम है और विकास के मुद्दे पे ही बीजेपी वोट मांगती है और वो वोट जनता ने उन्हें दिया है, जनता ने उनको स्वीकारा है और तभी प्रचंड जीत मिली है। क्या रिएक्शन वक्ता? कांग्रेस की अगर बात करें, बीजेपी ने तो प्रचंड जीत हासिल की ही है, लेकिन अगर इसमें पूरे सब 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, इसमें अगर सबसे ज़्यादा स्थिति खराब रही है तो वो कांग्रेस की परफॉर्मेंस का रहा है। चाहे वो बात मणिपुर की हो, चाहे गोवा की हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की हो या किसी और राज्य की हो, हर जगह कांग्रेस ने मुँह की खाई है। पंजाब में भी उसको हार हासिल हुई है। सारी जगह पे कांग्रेस की हालत बहुत खराब हुई है। बात सपा की करें तो सपा ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, लेकिन उतनी टक्कर नहीं दे पाई जितनी देनी चाहिए थी। बीजेपी के मुद्दे विकास के ज़्यादा थे। इसी पर मैं एक बात मनीष सर से पूछना चाहूँगी। सर, अगर सपा पार्टी के साथ मुलायम सिंह जी आज जुड़े हुए होते तो क्या नतीजों में कोई आज फर्क देखने को मिलता? देखिए, मुलायम सिंह यादव को जिस हिसाब से
उनको दरकिनार किया गया। पूरी पार्टी के ऊपर अखिलेश यादव ने अपना कब्जा जमा लिया। उसका एक इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट ये है कि अखिलेश यादव के व्यक्तित्व के ऊपर एक सवाल खड़े हो गए। अब हम लोग तो पब्लिक में थे, वहाँ पे लोग कहते थे कि जो अब आदमी अपने घर को नहीं संभाल सका वो राज्य क्या संभालेगा। दिस वॉज अ वेरी कॉमन रिस्पॉन्स। और ये अपर्णा यादव के वहाँ से निकलने के बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की तो ये मुद्दा और भी ज़्यादा गहरा गया कि एक व्यक्ति परिवार के लोगों को ही अपने साथ नहीं रख पा रहा तो राज्य के साथ वो क्या जस्टिस करेगा। तो ये राजनीतिक हम अखिलेश यादव के व्यक्तित्व के ऊपर एक इसको कह सकते हैं कि एक छींटा जरूर लग गया, जिसका खामियाजा इस चुनाव में जरूर हुआ है। जिस तरह से हमारी सहयोगी वक्ता ने बात की कि वाकई कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ना के बराबर अब हो गया है। सबसे पुरानी पार्टी रही है, लेकिन कांग्रेस अब इस चुनाव में भी बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की बम्पर जीत, शबनम क्या? बीजेपी की बम्पर जीत ने अखिलेश के बाहुबलियों पर बुलडोजर चला दिया है। कैराना में देख लिए नाहिद हसन हैं, वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। तो वही मुख्तार अंसारी के बेटे वो भी बिल्कुल पिछड़ गए हैं। उन्हें तो इतना बुरा झटका लगने वाला है कि उनके जो अफसरों वाला जो था ना कि हम हिसाब कर देंगे, शायद जनता ने उन्हीं का हिसाब कर दिया। तो अभी जो अखिलेश के जितने भी बाहुबली थे सब पिछड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बाहुबलियों के साथ योगी ने हिसाब किताब बहुत सही तरीके से किया है, तभी आज योगी का बुलडोजर जो है वो ट्रेंड कर रहा है। और योगी जी ने पहले ही कह दिया था कि मरम्मत करवाने के लिए भेज दिए हैं, 10 तारीख के बाद निकलना शुरू हो जाएगा। बम्पर जीत हुई है तो एक तरफ बुलडोजर भी तेजी से चलने की तैयारी हो गई होगी। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सपा ने कई ऐसे दागी नेताओं को टिकट दी थी जिसको लेकर बीजेपी ने घेरा भी था, लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं ये विश्वास जगा है जनता के बीच, और जनता खुद महफूज कर रही है इस बात को लेकर कि बीजेपी की सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं। इसीलिए ये सुशासन की जीत है, जनता की खुद की जीत है। फ्री राशन जैसे 15 करोड़ लोगों को मिला उसकी जीत है। इसके अलावा विकास के कई मुद्दे हैं, जिस तरीके से बताया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, कुशीनगर एयरपोर्ट हो, या फिर जेवर एयरपोर्ट हो, या फिर फिल्म सिटी का एक बड़ा सपना जो माफिया गैंग मुंबई में बैठकर जो गांव तबके के लोग पहुंचते थे, जिनके अंदर हुनर था, उसे दबाने की कोशिश नेपोटिज्म के आधार पर की जाती थी। तो ये फिल्म सिटी बहुत बड़ी जीत है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, एक जो कांग्रेस पार्टी है ये नहीं सुधरेंगे। इन्होंने अभी क्या कहा है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया पहले कि हम हार से सीख लेंगे। अब आप कितनी सीख लेंगे, पंजाब में सब जगह चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है हम समीक्षा करेंगे इसकी, और समीक्षा के साथ साथ कह रहे हैं कि हम हताश हैं, निराश नहीं। अब इनकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही क्या कहना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अब ये डायनासोर की तरह विलुप्त होती जा रही है, इसका अस्तित्व नहीं बचा है। और मुझे लगता है कि इस पार्टी की जगह शायद कोई और पार्टी, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से एक भ्रम फैलाया लोगों के बीच ईवीएम को लेकर के, उनके लिए भी एक करारा तमाचा है कि आपने निगरानी की बंदर की तरह लगा करके ध्रुवीन, लेकिन आखिरकार जीत सिर्फ उसकी सत्य की हुई, सत्य में जयते न नित्यम। कांग्रेस पार्टी का एक रिएक्शन अभी टीवी पे चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं। भाई आप तो खड़े ही हो, जनता आपके साथ खड़ी नहीं है। और जनता के साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि सवेरे सवेरे आप रात के हैंगओवर में सवेरे 10 बजे आप कोई ट्वीट कर दें और ट्वीट घृणा से भरा पड़ा हो। जनता के साथ खड़े होने का मतलब होता है कि आप जब जनता मुसीबत में हो तो आप उसके साथ खड़े नज़र आएं, आप उनके साथ उनके इश्यूज़ को उठाएं। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रधानमंत्री मोदी की घृणा में आप उल्टी पुल्टी बातें करें, आप अपने जनाधार को बाकायदा उसके ऊपर ध्यान भी ना दें, सरकार कैसी चल रही है उसके ऊपर भी ध्यान ना दें। आप तो अकाउंटेबिलिटी मांगते हो प्रधानमंत्री मोदी से, योगी से। कोई ये पूछ रहा है, मैं तो ये देखिए, ये हिंदुस्तान में ये जो तमाम मीडिया है, अब जैसे मैं अब स्क्रीन पे जाते ही मुझे कुछ न कुछ दिख जाता है। अब ये आदमी, ये विवेक श्रीवास्तव यहाँ क्या बैठ के कर रहा है? शक्ल उतरी हुई है। ये नहीं, शक्ल उतरनी नहीं है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। कम्युनिस्ट पार्टी को 0.1% वोट नहीं आया है, 0.1% भी वोट नहीं आया है। आधा 1%, 2% नहीं, 0.1%
भी वोट नहीं आया है, नेशनल चैनल पे कम्युनिस्टों को आप बिठा करके यहाँ पे इनसे तमाशा करवाएंगे? कोई चैनल ये पूछा कि भाई छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में सारे बेरोजगारों को हम 6,000 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिला क्या? राजस्थान में यही उन्होंने वादा किया। वहाँ तो और ड्रामेटाइज करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस अगर 10 दिन से 11वां दिन हुआ तो चीफ मिनिस्टर को मैं बदल दूंगा। चीफ मिनिस्टर तो वही है, लेकिन किसी बेरोजगार को कोई भत्ता नहीं मिल रहा है। तो यूपी ने एक सबक दिया है पूरे देश को। सहयोगी हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लें। काम कीजिए और बाकायदा जो आप नीतियां लेकर के आते हैं उसको जमीन पे बिना भ्रष्टाचार के आप उतारें। अब हमको लगता है कि हमको अब उत्तराखंड पे बातचीत करनी चाहिए। ये दोनों ही उत्तराखंड से हैं जो बताएंगे कि भाई उत्तराखंड में क्यों बीजेपी जीती और क्यों कांग्रेस पार्टी हारी। चलिए, तो उत्तराखंड के बारे में सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, उत्तराखंड में भी बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 70 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बहुमत के लिए 36 चाहिए थी, लेकिन देख लीजिए कि बहुमत से ज्यादा, कई ज्यादा सीटें यहाँ पे आई है। एग्जिट पोल यहाँ पे फेल हो गया, ये कह सकते हैं, क्योंकि सारे एग्जिट पोल नेक टू नेक दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी तक बीजेपी को 48 सीट, कांग्रेस की बात करें तो 18, आम आदमी पार्टी 0 और अदर्स की बात करें तो 4। तो उत्तराखंड में बम्पर जीत हुई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे हरीश रावत वो हार गए हैं। वहीं बात करें पुष्कर सिंह धामी की, जो खटीमा से हार गए हैं। आप उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, तो आपका रिएक्शन पहले जरूरी है। बम्पर जीत हुई है, एक नया इतिहास रचा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार रिपीट हुई है। इस बार सरकार रिपीट हो गई। जी बिल्कुल पूजा जी, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे कि एक मिथ था कि कभी भी जो है हमेशा होता था कि कांग्रेस बीजेपी, वहीं पर आपने भी छलांग लगा दी थी, जिसको शून्य ही मिला है और जिसका बिल्कुल खाता नहीं खुल पाया है। जबकि आपने पूरे फॉर्म भरवा लिए थे कि नहीं हम बिजली फ्री दे देंगे, फॉर्म भरिए, आप हमें ही वोट कीजिए, किसी को नहीं मिला। लेकिन वहीं पर यह भी कहा जा सकता है कि मोदी जी हमारे जो है वो ब्रांड बन गए हैं। मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के चेहरे पे सभी लोगों ने वोट दिया है। और साथ ही साथ जनता, उत्तराखंड की जनता समझदार है, जैसे मनीष सर ने बताया था कि उत्तराखंड की जनता समझदार है, उन्हें समझ में आता है कि विकास कैसे। और क्योंकि उत्तराखंड में खुद जाती हूँ, पूरा कायाकल्प हो गया है एकदम। उत्तराखंड जैसे था और जैसे अब हो गया है, उसमें बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर दिखता है। चाहे वो सड़कें ले लो, चाहे वो कुछ भी ले लो, मतलब पूरी तरह से विकास हुआ है। तो लोगों को वो चीजें भी दिख रही है, धरातल पे काम दिख रहा है। साथ ही साथ यूपी में भी लोग देख रहे हैं, फोकस करें कि अरे भैया वहां पे इतना विकास हो रहा है, तो बीजेपी जब हमारे यहाँ पे दोबारा आएगी तो कितना विकास करेगी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के ही हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट उत्तराखंड में नजर आता है। विकास की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा चारधाम परियोजना, पहाड़ों में रेल, कभी किसी ने सोचा नहीं था, तो विकास की तो झड़ियां लगा दी पीएम मोदी ने। सोनाली, क्या रिएक्शन? देखिए पूजा, मुद्दों की बात करें तो राशन पानी बिजली, मैं और आप उत्तराखंड गए थे, देहरादून, हम लोगों ने लोगों से बात की। राशन पानी हर एक इंसान के नाम मुंह पर था कि राशन पानी आ रहा है। वोट कांग्रेस को देंगे लेकिन राशन पानी तो मिल रहा है। किसकी सरकार में मिल रहा है? बीजेपी की सरकार में मिल रहा है। लेकिन मेरा सवाल इसमें सर से ये है कि सर, इसमें हिंदुत्व कार्ड कहीं ना कहीं क्या खेला कर गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कहीं भी हिंदुत्व के मुद्दे को बहुत ही आगे करके वो चुनाव नहीं लड़े। मैं जब योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू भी कर रहा था तो मैंने सवाल पूछा था उनसे कि ऐसे तो लोग आरोप लगाते कि भाई अयोध्या कर रहे हो, लेकिन यूपी के चुनाव में अयोध्या के मुद्दे के ऊपर आप वोट नहीं मांग रहे हो। आपने कहीं नहीं सुना कि प्रधानमंत्री मोदी या योगी या किसी दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने ये ऐलान किया हो कि हमने राम मंदिर बनवा रहे हैं हम लोग, हमको वोट करो। ये बात किसी ने नहीं कही। सब ने यही कही कि हमने सेवा किया है, हमने योजनाएं लगाई हैं, हमने टॉयलेट बनवाए हैं, हमने घर बनवाए हैं, हमने सड़क बनवाया है, हमने बिजली बनाया, हमने हाईवे बनवाए। ये सेकुलर मुद्दों के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसलिए जो कोई भी ये कहता हुआ नज़र आए कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट मांगे, वो गलत है। दरअसल हुआ ठीक उल्टा है। इस चुनाव में सबसे पहले हिंदू मुसलमान अगर किसी ने किया, वो अखिलेश यादव ने किया, जब इन्होंने जिन्ना को इंटर कराया चुनावी बहस के अंदर। वहीं से ये मसला हिंदू मुस्लिम का हुआ। अदरवाइज आई डिडंट सी एनी बीजेपी लीडर
ये कहते हुए कि भाई हमने राम मंदिर वहाँ हम बनवा रहे हैं तो हमको, या काशी मंदिर हमने, अभी काशी में भी थे, प्रधानमंत्री कह सकते थे कि देखिए हमने इतना बढ़िया कॉरिडोर बनवाया है, हमें वोट दीजिए। नो, ना योगी जी ने इस तरह, लेकिन काम बोलता है, इसलिए काम के नाम पे ही इन लोगों को वोट मिला है। बिल्कुल, हमारे साथ दो खास मेहमान रजित जी भी मौजूद हैं। सर, उत्तराखंड की अब बात हो रही है। उत्तराखंड में कभी ये नहीं हुआ कि सरकार रिपीट हुई, बम्पर जीत बीजेपी को मिल रही है। जी 2 दशकों के बाद आप समझिए पहली बार एक सरकार रिपीट हुई है और अच्छे बहुमत के साथ रिपीट हुई है। और देखिए कितने ड्रॉबैक्स रहे इस बीच में कि तीसरे मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद रिपीट हुई है। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि मोदी जी में पूरे भारत का, हर प्रदेश का एक बहुत अहम पूरा विश्वास है। और ये हमने इसलिए भी देखा कि आप ये देखिए कि साउथ को छोड़ करके वेस्ट में गोवा हो गया, ईस्ट में मणिपुर हो गया और नॉर्थ में बाकी हो गए प्रदेश। तो सभी में, पूरे भारत में मोदी जी को लेकर के सबका पूरा विश्वास है, और उनकी नीतियों में, उनके कार्यों में। और जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर रिपीट हो रही हैं अब सरकारें। तो ये बहुत बड़ा एक विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी, क्योंकि जिस प्रकार से आज नड्डा जी हैं और अमित शाह जी हैं, ये सब इनके ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि आज हर प्रदेश में नीचे तक पहुंचते हैं, बूथ स्तर तक, बल्कि पन्ना प्रमुख के लेवल पर तक पहुंचते हैं और अच्छे से इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं और विकास के कार्य करते हैं। तो बहुत तरह की एक इनकी स्ट्रेटजीज रहती हैं जिनके कारण ये जीत सुनिश्चित हुई जी है। बिल्कुल, कैपिटल टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा भी था कि ये जो मिथ है वो उसको तोड़ेंगे और बीजेपी मिथ तोड़ने का ही काम करती है, और हुआ एग्जैक्टली वही, बम्पर जीत उत्तराखंड में। क्या रिएक्शन देंगे? जी जैसा कि आपने जिक्र किया पुष्कर सिंह धामी जी का, पुष्कर सिंह धामी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक सामान्य कार्यकर्ता और विद्यार्थी के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। यानी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस बात की गारंटी देता ही है कि एक कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। और जैसा रजत जी कह रहे थे कि पन्ना प्रमुख और मंडल, जिला और इस तरह से जो पूरा संगठन का आधार है वो आपको एक एज दे देता है। और उसके बाद जो कुछ थोड़ा बड़ी समस्या थी भी वो पुष्कर सिंह धामी जी को लाके एक युवा नेतृत्व देके उसको पूरा कर लिया गया। तीसरी बात की जो कोरोना काल के समय भी लगातार सरकार की सक्रियता रही। चौथा जो कांग्रेस का जो कमज़ोर नेतृत्व रहा कि वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका। इवन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय, वो अभी बीजेपी से चुनाव जीत रहे हैं, वो पूरे के पूरे आ गए। जनरल विपिन रावत, उनको सम्मान दिया गया, उनके भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। उत्तराखंड के एक बहुत बड़े आइकन है जुबिन नौटियाल, तो उनके पिताजी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो जो उत्तराखंड के गौरव की बात हो, उत्तराखंड की विकास की बात हो, उत्तराखंड में सुशासन की बात हो, उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो और सबसे बड़ी संगठन की बात हो, तो अगर संगठन का एक एक कार्यकर्ता किसी एक काम में लग जाता है तो अगर कुछ कम ज़्यादा हो भी रहा होता है तो उसको पार पा लिया जाता है। और ये चीज़ खेल बहुत आसान हो जाता है जब सामने एक बहुत ही कमज़ोर विपक्ष आपके सामने हो। 5 साल कहीं कोई विपक्ष दिखाई नहीं पड़ता है। अगर वो 3 महीने पहले किसी हरीश रावत, आपको पता है 3 महीने पहले तक तो हरीश रावत से पंजाब में राजनीति करवा रहे थे, आपको याद आ गया होगा। तो अगर वो हरीश रावत से आप 3 महीने पहले, उन्होंने मजबूरी में कहा भाई मुझे छोड़ दो, पंजाब में जो चल रहा है चलने दो, चन्नी, सिद्धू, अमरिंदर, मैं उत्तराखंड संभाल लेता हूँ। तब वो तो आते हैं कहीं जाके दिसंबर या नवंबर में। उत्तराखंड भी नहीं संभाल पाए। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में भी मोदी का जो मैजिक है वो चला है। उत्तराखंड की बात हमने कर ली, उत्तर प्रदेश की बात कर ली। अब चलिए सीधा आपको मणिपुर लेके चलते हैं। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें थी जिसमें 31 बहुमत का आंकड़ा था जो बीजेपी ने छू लिया है। बीजेपी के खाते में 31 सीटें आई है। वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 4 और एनपीपी की बात करें तो 9, एनपीएफ की बात करें 5 और अदर्स के खाते में 11 सीटें। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर माना जाता था, पर कांग्रेस का यहां कहीं ना कहीं सुपड़ा जो है वो साफ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें, बल्कि उससे ज्यादा सीटें तो एनपीपी लेकर आ गई है। 9 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। आपसे एक रिएक्शन मणिपुर को लेकर चाहेंगे। पीएम मोदी भी जबरदस्त चुनाव प्रचार वहां पे करते हुए नजर आए थे। कड़ी टक्कर माना जा रहा था बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन बीजेपी जीत गई। मेरा एक अलग मानना है, जब नॉर्थ ईस्ट में पहली बार असम में बीजेपी की सरकार बनी, उस वक्त हमने एक आर्टिकल लिखा था और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी अगर नॉर्थ ईस्ट में चुनाव जीतती है, ये किसी सरकार को बनाने के लिए नहीं, उसका रेमिफिकेशन ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट का हिंदुस्तान की राजनीति के साथ इंटीग्रेशन हो जाता है। वो इलाका ऐसा इलाका रहा है कि आज़ादी के बाद से
वो वहाँ इंसर्जेंसी, वहाँ सेपरेटिज्म, तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे होते रही हैं। लेकिन वो इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से वो कभी भी हिंदुस्तान में वहाँ के लोग पूरी तरीके से अपने आप को हिंदुस्तानी या उसको कंप्लीट इंटीग्रेशन हिंदुस्तान के साथ वो नहीं हो पाया था। भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में घुसती है तो इसका मतलब है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक बड़ा प्लान है ये, और असम में बीजेपी सरकार बनाती है और धीरे धीरे करके वो हर जगह फैलने लगती है। अरुणाचल में जाती है, त्रिपुरा में जाती है, मणिपुर में आप देख रहे हैं कि 60 सीटों में से 31 सीटें, और कुछ उसमें और भी अलायंस पार्टनर्स हैं जो ऑलरेडी मेघालय में साथ में बीजेपी के वो चुनाव लड़ रही हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी, और ये एक खुशखबरी है कि आप मणिपुर में सरकार बना रहे हैं, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान, दिल्ली और इम्फाल के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मणिपुर से हैं जो कई सारे अखबारों में, हिंदी अखबार में काम कर चुके हैं, विजन, आप बताएं कि वहाँ पे क्या राजनीति, वहाँ पे क्यों बीजेपी फिर से दोबारा जीत गई? जी, बीजेपी मणिपुर में फिर दोबारा सत्ता में आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने जिक्र भी किया था इस बारे में कि वहाँ पे लोग शांति से मतलब अपने गर्व के साथ जीवन जीने का एक मौका मिला है। मतलब ये कम से कम कांग्रेस सत्ता में 15 साल रही, उस समय मतलब लोग टेररिज्म और फेक इनकाउंटर के मामले में ही मणिपुर को जानता था नेशनल मीडिया में, लेकिन वहाँ पे बीजेपी सत्ता में आने के बाद ये सब चीज़ें कम हो चुकी है। और दूसरी बात है कि एक वहाँ पे 2 हिस्सा है, एक पहाड़ का हिस्सा और एक घाटी, दोनों का फासला बहुत हुआ करता था। तो कांग्रेस के समय में और वहाँ पहाड़ के लोग हमेशा शिकायत करते थे कि विकास हमारे क्षेत्र पे पहुँचते नहीं है, लेकिन भाजपा सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक नारा दिया, गो टू हिल। तो उसके तहत मतलब पहाड़ों पे इतना विकास कार्यक्रम पहुंचाया और अभी लोग इतना खुश है कि एक तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि एक कुकी एक मिलिटेंट ग्रुप है जो सरकार से अभी बातचीत चल रही है, उन्होंने खुद एक नोटिफिकेशन जारी करके भी ये कहा था कि हम पूरे तरीके से मतलब भाजपा सरकार पर हम अपना समर्थन देंगे, वो उन्होंने लिखित बताया। और दूसरी चीज़ है कि मणिपुर जो है बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता है बर्मा से, इसी वजह से ड्रग का बहुत ज़्यादा वहाँ पे कारोबार और ड्रग पे हमेशा कई बड़े नेता भी शामिल होते हुए पकड़ा जाता है। तो उसमें बीजेपी सरकार जब आई तो एन बीरेन सिंह ने वार ऑन ड्रग करके एक मतलब अभियान चलाया था कि पहाड़ इलाकों में जो वहाँ पे वो ड्रग्स का वो कारोबार करते हैं या इंसर्जेंट ग्रुप भी जिसमें शामिल है, सबको इन्होंने इतना ज़बरदस्त एक्शन किया कि वो अब जाके बहुत सारे चीज़ों में कंट्रोल है। और HIV/AIDS पॉजिटिव के लेवल पे भी मणिपुर जो है पूरे देश के आंकड़े में सबसे हाईएस्ट है। मतलब ड्रग का यूज़ जो है मणिपुर बहुत हाईएस्ट पर था, लेकिन अब जो है इस समय मतलब मणिपुर नंबर 1 पे नहीं है, मतलब वो घट के मतलब कंट्रोल हुआ है, मतलब जब से भाजपा सत्ता में आए। और दूसरी बात है कि कोरोना काल के दौरान जो है भाजपा सरकार ने इतने लोगों की मदद की है कि एक तो बाहर मणिपुर से बाहर रह रहे स्टूडेंट सब जो है कोरोना काल में उनको फ्री में ट्रेन से वो अपने प्रदेश पे लौटने का इंतज़ाम किया था, उनका श्रेय जो है मोदी सरकार को जाता है। लेकिन वहाँ पे इसीलिए यही सब काम को लेकर के भाजपा और दोबारा, और जैसे एग्जिट पोल में दिखाया गया था वही उससे भी बढ़ के मतलब अभी पिछली बार बहुमत नहीं आई थी, हालांकि सरकार जरूर बन गया था, पर इस बार बहुमत का आंकड़ा जो है वो बीजेपी ने छू लिया है मणिपुर में। जादू ही कहेंगे इसे? ये जादू नहीं है, वो काम है। काम जब क्या कहते हैं, चमत्कार क्या होता है, जितना आप कल्पना कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो हम उसे चमत्कार कह देते हैं, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हो रहा होता है। क्या ब्लॉकेड खत्म करना इस देश में 70 साल बाद इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि आप इस देश में साल 2 साल, एक प्रदेश में साल 2 साल ब्लॉकेड नहीं खत्म कर पा रहे थे? ब्लॉकेड का मतलब होता है कि लोगों को रोटी चावल, इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए, गैस के लिए, सिलेंडर के लिए, चूल्हे के लिए बहुत दिन तक अपने घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा और वो चीज़ें नहीं मिलेंगी।
मणिपुर में भाजपा की सरकार आने के बाद सबसे पहले ब्लॉकेट खत्म किया गया। 5 साल से वहाँ ब्लॉकेट हुआ ही नहीं, जबकि नॉर्थ ईस्ट में और मणिपुर ये सब जाने जाते थे कि यहाँ पे किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से, किसी भी इंसर्जेंट ग्रुप की वजह से लगातार ब्लॉकेट चलते थे, किसी छोटी सी वजह से भी। पहाड़ी राज्य हैं, एक रास्ता बंद हुआ, सारी चीज़ें बंद हो जाती थी, तो वो ब्लॉकेट बंद हुआ। जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे कि कोरोना में जो काम हुआ। तीसरा कि कांग्रेस इतना विकल्पहीनता की स्थिति हो गई कि जीतना लाजमी हो जाता था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का तो बहुमत आ ही गया है, लेकिन जो एनपीपी है, यानी कि जो बगल में मेघालय जो राज्य है, मेघालय की पार्टी है वो, और राष्ट्रीय पार्टी का उसे दर्जा है, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एनपीपी भी, उसको भी आप आज 9 से 10 सीटें आ रही हैं। वो भी नेडा का हिस्सा है, जो वहाँ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस है, जिसके कन्वेनर हेमंत बिस्वा शर्मा है। उनको भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि मणिपुर में जो भाजपा पिछली बार बहुमत के आंकड़े को नहीं पार कर सकी थी, तो बहुमत का आंकड़ा भी छू लिया गया है। करीब करीब 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। और वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप थे जिनके बीच में आपस में झगड़े थे। कुकी अकॉर्ड की बात हमारे मित्र ने, मणिपुर के साथी ने बताई कि ये सब चीज़ों को, इतने छोटे छोटे ग्रुप्स को भी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सामने बैठा के घंटों की चर्चा के बाद उन झगड़ों को दूर कराया। तो वो छोटे छोटे ग्रुप तो हैं संख्या में, लेकिन अगर 15 लोग भी हथियार लेके निकल जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसका कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाता था, नॉर्थ ईस्ट की कैसी छवि दुनिया में जाती थी। और अंतिम बात विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। एनएच अगर आप पता करेंगे तो आज मणिपुर के अंदर एनएच काफी बड़ा हुआ है, और रेलवे स्टेशन, यानी कि जो छोटी सी बात थी, 75 साल में रेल की पटरी वहां नहीं पहुंची थी, आज मणिपुर ट्रेन पहुंच रही है। तो अगर ये रेल और पटरी पहुंचती है तो जाहिर सी बात है वो उस ट्रेन पे और उस एक्सप्रेसवे से, एनएच से कौन जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जाएगी। बिल्कुल, तो ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, उसी का इम्पैक्ट है। रजत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर मानी जाती थी, पर कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो एनपीपी के पास चली गई। जी जी बिल्कुल। तो कांग्रेस का तो आपने यही हाल आपने मेघालय में भी देखा। कांग्रेस के कोई विधायक नहीं है, सारे जो हैं अलग पार्टी बना ली, किसी ने टीएमसी में शामिल हो गया। तो कांग्रेस तो इस समय दिशाहीन है, नेतृत्वहीन है। तो इसीलिए ये सब कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है। जी चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमने उत्तर प्रदेश की बात कर ली, उत्तराखंड की बात कर ली, मणिपुर की बात कर ली, अब सीधा गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा का हाल आपको बता देते हैं। देखिए, गोवा में भी जबरदस्त जीत के साथ जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है। और गोवा की बात करते हैं तो गोवा में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बीच में एग्जिट पोल के हिसाब से ये लग रहा था कि पता नहीं सीटें आएंगी नहीं आएंगी, क्या रहेगा नहीं रहेगा, पर अब आंकड़े आ चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। नतीजों पर नजर डालते हैं, नतीजे जो हैं उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी जो है वो जुड़ेंगे, लेकिन नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं उसका ये आंकड़ा जो है वो आपको दिखा देते हैं। गोवा को लेकर बातचीत करेंगे। सर, गोवा में भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, गोवा बहुत ही एक टफ सिचुएशन लग रहा था। 40 सीटें हैं टोटल मिलाकर के वहाँ पे 20 और कुछ कुछ जगहों पे 21 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को बता रही हैं। अब इसके लिए तो पूरी बाराती कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर ली थी। जितने सारे जो 40 के 40 जो एमएलए इनकी तरफ से जो लड़ रहे थे, उनको एक रिसोर्ट में कल रात में ही डाल दिया गया। एक मीटिंग के लिए बुलाया गया और उनको कहा गया भाई अब बस इधर ही रहने का, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं फिर से कुछ हंग होता है तो मालूम चलता है कि ये सब कुछ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया और लोग चले गए। तो बीजेपी के उस गेम को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चिदम्बरम को भेज दिया, तो डीसी कुमार को भेज दिया। अब जब रिजल्ट आ रहा है तो मालूम चल रहा है कि रिजल्ट में बीजेपी अकेले ही बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर रही है। बातें हो रही थी कि वहाँ पे कांग्रेस आएगी, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर अनपॉपुलर है, वहाँ पे कोरोना के दौरान बड़ा नुकसान हो गया, बेरोजगारी है, लोग नाराज़ हैं, मोदी से भी नाराज़ हैं, वहाँ के स्थानीय स्टेट गवर्नमेंट से भी नाराज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें वो झूठी साबित हो गई। तो जो लोग दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको उस तरह के पत्रकारों, उस तरह के चैनलों, उस तरह के एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए कि भाई आप इस तरह के अफवाह को क्यों फैलाते हैं कि भाई आप कि गोवा में आप जीत रहे हैं, गोवा में बीजेपी हार रही है। तो ये चीज़ है, ज़्यादा लाइट जो है उस पर। जी बिल्कुल, 40 सीटें हैं गोवा में, जिसमें अभी तक की जो डिटेल सामने आ रही है उसमें 20 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आ चुकी है। एक का अंतर है वो भी हो जाएगा क्योंकि निर्दलियों का समर्थन मिलेगा। गोवा में भी बम्पर जीत बीजेपी की, क्या रिएक्शन देंगे? गोवा में भाजपा जो है वो मनोहर पर्रिकर की परंपरा को निभाने वाली पार्टी है। अगर आप
डॉक्टर प्रमोद सावंत का जीवन भी देखेंगे तो कहीं मनोहर पर्रिकर से इतर नहीं है। मनोहर पर्रिकर यानी वो जो कि स्कूटर पे बैठ के सब्जी लेने भी निकल जाते थे और बगल वाला आदमी कहता था भाई दाएं निकल, मैं जानता नहीं कौन हूँ। उन्होंने कहा मैं तो सीएम हूँ, तुम पता नहीं कौन हो। तो डॉक्टर प्रमोद सावंत का नेतृत्व रहा। उसके बाद जो पूरा विपक्ष था वो बिखर गया, यानी जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो टीएमसी में शामिल हो जाते हैं, लिएंडर पेज जैसे लोग टीएमसी में शामिल हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे आती है। तो पूरा जब विपक्ष बिखरा हुआ था, सामने भाजपा का काम था, भाजपा का संगठन था, तो ये जीत बहुत ही लाजमी थी कि भारतीय जनता पार्टी गोवा में भी बनाए। देखिए दरअसल भाजपा को समझना पड़ेगा, भाजपा एक लार्जर नेशनल नैरेटिव पे काम करती है। जब वो लार्जर नेशनल नैरेटिव होते हैं तो उसमें कहीं देश की सुरक्षा भी शामिल होती है, उसमें कहीं कुछ सांस्कृतिक प्रतीक चिन्ह भी शामिल होते हैं, उसमें वहाँ का लोग स्थानीय मुद्दे भी शामिल होते हैं और उन सबको साथ में लेके चलती है। यानी वेलफेयर भी शामिल होता है, नेशनल सिक्योरिटी भी शामिल होता है, नेशनलिज्म भी शामिल होता है, कल्चरल आइकॉन्स भी शामिल होते हैं। तो इतना बड़ा जब ग्रांड नैरेटिव आप लेके चलेंगे तो अगर कुछ कम बेसी भी होगा, कम ज़्यादा भी होगा, तो उसको बहुत तेजी से निकाल लिया जाता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन था गोवा का, बताना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसी से समझ लीजिए कि आज हमको ये नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी जो कि एक मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, अगर हम उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो बहुत मजबूती से, लेकिन हम लोग इस न्यूज़ रूम में बैठे हमें कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट बताना मुश्किल हो रहा है कि भाई कांग्रेस का सबसे प्रोमिनेंट कैंडिडेट कौन था, बताना मुश्किल हुए चला जा रहा है। गोवा में हमें पता है कि पूर्व सीएम टीएमसी ज्वाइन कर लिया, लिएंडर पे, यानी टीएमसी के बारे में 4 जानकारी है हमें, कांग्रेस के बारे में हमारे पास जानकारी क्या है। यानी कि कोई नैरेटिव आप देते नहीं हैं। जब आप कोई नैरेटिव देते नहीं है तो जो आदमी फ्लोटिंग वोटर होता है या जो नॉन कमिटेड वोटर होता है वो किस आधार पे आपके लिए निर्णय ले। और छोटा सा राज्य, बहुत आसानी से चीज़ें उसमें की जा सकती है और यही कारण था कि गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीती। यही वो मौका था कि जब पीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत का भी नाम बच्चों की जुबान पे आ गया, गोवा में बम्पर जीत। क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये माना जा रहा था कि मनोहर पर्रिकर जी के जाने के बाद में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब ये देखा कि प्रमोद सावंत एक युवा चेहरे को लाए और उसके बाद वो भी सरकार रिपीट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी स्टैंप है जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की इस समय नीति है कि युवा चेहरों को सामने लाना, ग्राउंड पर काम करना। इधर 2 डबल इंजन की सरकार पर भी देखा जाए तो जनता ने मोहर लगाई है। चलिए अब आखिरी जो स्टेट है उस पे अब जरा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 4 राज्यों की तो हमने बात की, चारों राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत। पर अब बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। सुनामी सी आ गई है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है पंजाब में। 117 सीटों में कांग्रेस को यहां 18 सीट मिलती हुई, वहीं आम आदमी पार्टी को 92, बीजेपी को 2, एसएडी प्लस गठबंधन को 4 और अदर्स के खाते में 1। तो सुनामी जैसी स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी की पंजाब में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की फ्री का चक्कर जो है वो जनता को समझ में आ रहा है, पर जनता को इसका खामियाजा ना आगे चल के भुगतना पड़े। देखिए, जीत जीत है और उनको इस चीज़ के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा कि आपने पूरा दम, हालांकि गोवा में भी आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, उत्तराखंड में भी लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश में भी लड़ रही थी, लेकिन केजरीवाल पूरी तरीके से उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी पंजाब के अंदर। पंजाब में पहले से भी एक ग्राउंड बना हुआ था, पिछले चुनाव में भी इनके प्रदर्शन अच्छे थे, एग्जिट पोल ने तो पिछली बार ही सरकार बनवा दी थी, लेकिन धीरे धीरे आपने वहाँ पे मेहनत की और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार को आपने ध्वस्त करने में एक अच्छा रोल किया। अब आगे क्या होगा उसको लेकर के मुझे तो बड़ा रिजर्वेशन है। मेरा तो पहला हंच ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही वहाँ पे फिर से वो खालिस्तानी मूवमेंट फिर से वो जीवित हो जाएगा, क्योंकि ये शख्स उस तरह के एलिमेंट्स के साथ हाथ मिलाकर इस चुनाव में इसने कैंपेन किया है। पिछली बार भी यही काम इसने किया था और जिस वजह से मुझे लगता है कि ये पंजाब के लिए थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। जी बिल्कुल, 2 हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे भी चर्चा कर लेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत, किस दिशा की तरफ पंजाब अब आगे बढ़ेगी? नहीं, सबसे पहले तो जैसा डॉक्टर मनीष ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ आई है, उसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। और पंजाब में जो भी विकल्प थे उसमें जनता ने उनके विकल्प को चुना है। लेकिन बात आज से ही शुरू हो गई है, जब आज की तारीख अभी सिर्फ 1 घंटे पहले आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहिए था कि 1 2 3 मैं ये पंजाब के लिए हम लोग ये करने जा रहे हैं।
मैनिफेस्टो का जिक्र करना चाहिए था, तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। वो सीधे इस देश के युवाओं को अपील करने लगे और पता चला कि पूरे देश में लोकसभा की 1 सीट है उनके पास। इतनी मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ के साथ अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो हो सकता है कि नंबर के खेल में आप जीत जाएं, जनादेश आपको एक बार मिल जाए, लेकिन जनता हार जाएगी। जैसा कि दिल्ली में हो रहा है कि गली गली में दारू के ठेके खुल रहे हैं, पंजाब में आप नशा मुक्त राजनीति की बात कर रहे हो, दिल्ली में ठेके मात्र 200 किलोमीटर है यहाँ से पंजाब। तो किस प्रकार की राजनीति आप करने जा रहे हैं? आपके पास, जैसा मैं अभी आपको गोवा के बारे में बता रहा था कि एक लार्जर नेशनल नैरेटिव पे की राजनीति हम करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 200 किलोमीटर के अंदर आपका नैरेटिव बदल कैसे जाता है कि एक तरफ आप नशा बेच रहे होते हैं और एक तरफ नशा मुक्त राज्य बनाने की बात कर रहे होते हैं, आप खालिस्तानियों के साथ खड़े होते हैं। पूरे चुनाव कहा गया कि आप खालिस्तान के खिलाफ एक बयान दे दो, आप बयान देते नजर नहीं आए। तो कई बार होता है कि सामने विपक्ष इतना कमजोर होता है कि आप दरअसल आप ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, आप चुनाव जीत जाते हैं 40% वोट के साथ, 35% वोट के साथ, लेकिन दरअसल जनता कहीं हार जाती है। ये ध्यान रखिए, आज भी उन्हें हो सकता है उन्हें 40% 60% लोगों ने वोट नहीं दिया है, और ये लोग भी खड़े होंगे। जो किसान की बात वो कर रहे थे, वो किसान कल उनसे जवाब मांगने जाएंगे और तब वो नहीं कह पाएंगे कि अरे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। किसान तो किसान है, उसको तो एमएसपी चाहिए ही चाहिए, तब उनको जवाब देना पड़ेगा। और इस बार उनके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई ऐसा कोई बताने के लिए आरोप नहीं होगा कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस में फूट का कहीं ना कहीं फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ आज नजर आया। रजत जी, आपसे एक सवाल पूछेंगे। आम आदमी पार्टी की तो पंजाब में बम्पर जीत हुई, पर कई बड़े बड़े चेहरे थे, उनको भी आम आदमी पार्टी ने हरा दिया। देखिए, बहुत बड़ी प्रचंड जीत है आम आदमी पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि पंजाब जो ऐसा राज्य है कि जिसके ऊपर सबसे भारी डेट है, बहुत भारी कर्ज है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जिस तरह के उन्होंने वहाँ पर ये बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहे हैं कि हम आपको महिलाओं को बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है कि हम इतना पेंशन देंगे, ये कहाँ से देंगे? ये सोर्स क्या है उनका रेवेन्यू का? तो ये बहुत बड़ा आगे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत हाई स्टेक्स कभी नहीं थे, और उसका ये भी है कि जिस तरह से उन्होंने इस तरह से इलेक्शन लड़ा है कि अधिक सीटों पे इलेक्शन लड़ा है पहली बार, तो ये एक आगे के टाइम में आप देखेंगे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द जर्नी ऑफ द बीजेपी होपफुली विल बी वेरी गुड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बिल्कुल, एग्जिट पोल भी हमने दिखाया था, एग्जिट पोल भी सच साबित हुए और बम्पर जीत हो गई। अंशिका जी पूजा, देखिए, जो लोग कल तक एग्जिट पोल में आपको बहुमत मिलने पर उसे पंजाब में उसकी सरकार आने को लेकर रेड अलर्ट दिखा रहे थे, वही लोग आज न्यूज़ चैनल्स पर या वामपंथियों को ले लीजिए या लिबरल मीडिया को ले लीजिए, सब आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत को लेकर उसे शानदार प्रदर्शन, शानदार जीत, बम्पर जीत घोषित करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में आना एक खतरे की घंटी है, क्योंकि चुनाव के दौरान ही हमने देख लिया था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के खालिस्तान कनेक्शन सामने आए। कुमार विश्वास ने किस तरह से केजरीवाल को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए, जिसमें ये बात भी शामिल थी कि आम आदमी पार्टी का एकमात्र मकसद पंजाब में आने का मतलब है स्वतंत्र राष्ट्र का स्वतंत्र राष्ट्र के लिए केजरीवाल का प्रधानमंत्री बनना। तो अब आगे देखना ये होगा कि केजरीवाल की सरकार किस तरह से पंजाब में सरवाइव करती है, और अगर हालात बुरे होते हैं पंजाब में तो आगे जाकर जनता को अपने फैसले पर पछताने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आएगा। तो क्या लगता है अरुण जी, जनता अपने इस फैसले को लेकर आगे पछताएगी? बिल्कुल, अभी तक ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है, केजरीवाल अब असली जंग के मैदान में कूदे हैं, लेकिन कवच के बिना। कवच और ढाल अब नहीं चलेगा। वो कवच और ढाल था बहाना कि एलजी नहीं करने दे रहे हैं, अमित शाह नहीं करने दे रहे हैं, मोदी नहीं करने दे रहे हैं। इस चीज़ को छोड़कर अब पंजाब में कूदे हैं और वहाँ दिखाना होगा कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं। उन चुनौतियों को जो उनके सामने हैं उनको पूरा करना होगा। बिल्कुल, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब जीत गए हैं, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी वक्ता? चुनौती तो बड़ी है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के सामने खड़े होने के बाद उन्हें हरा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले लीजिए, वो हार गए वहाँ से, पटियाला से हार का सामना करना पड़ा उन्हें। फिर चन्नी को ले लीजिए, दोनों सीटों से चन्नी हार गए, जबकि केजरीवाल ने ये कहा था जब वो अपनी चुनावी रैलियों में जाया करते थे तो कहते थे कि वो चन्नी अपनी दोनों सीटें हारेंगे, और आज वही हुआ कि चन्नी दोनों सीटें हारे और भगवंत धूरी से जीते, जबकि ये कहा गया था कि वो धूरी से नहीं जीतेंगे। तो जो कहा गया चन्नी की तरफ से या कांग्रेस सरकार की तरफ से वो होता नहीं दिखा। तो एक तरह से देखा जाए तो केजरीवाल पंजाब के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट के सामने उतरे, फिर चाहे उन्होंने मुफ्त की चीज़ों को लेके ही क्यों ना अपनी कैंडिडेट बनने का या मुख्यमंत्री अपना बनाने के लिए आप पार्टी का बनाने कुछ भी किया हो, लेकिन वो कामयाब रहा। लेकिन चन्नी भी दोनों सीटों से हार चुके हैं, कल अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे शबनम।
हाँ, कल बैठक होगी। इन्होंने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, तो कल बैठक के बाद चन्नी अपना इस्तीफा सौंप देंगे और उसके बाद आपकी आगे की रणनीति तय होगी कि कौन कैसे शपथ ग्रहण होगा, कौन कौन उसमें बुलाया जाएगा। क्योंकि केजरीवाल के आगे ना पंजाब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि अभी भी आप आंकड़ों पे नज़र डालेंगी तो 65 लोग, अभी 65 जो प्रत्याशी हैं वो आपके जीत चुके हैं, लेकिन 27 आगे चल रहे हैं। वहीं चन्नी अपनी दोनों सीटों से हार गए हैं और पंजाब में बड़े चेहरों को जनता ने नकार दिया है। जितने भी बड़े चेहरे थे वो सभी अपनी अपनी सीटों से हार चुके हैं, सिर्फ आपके उम्मीदवारों को छोड़कर। चलिए, तो आज जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, नतीजे भी हमने आपको बता दिए। सुबह 8 बजे से लगातार कैपिटल टीवी आपको पल पल की अपडेट दे रहा था कि कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हार रहा है। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि डिजिटल मीडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम मल्टी सेटअप के साथ आपके सामने हाजिर हुए थे। आपका प्यार, आपका मोटिवेशन, हमारी टीम की मेहनत ही है जो आप तक हर पल पल की डिटेल्स, पल पल की अपडेट पहुंचा रही थी। और कहीं ना कहीं हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी का समर्थन, मनीष जी का सपोर्ट, जिसकी वजह से हम आप तक पल पल की अपडेट लाइव वो भी हम बता रहे थे। तो बीजेपी की तो जीत हुई है, लेकिन हमारी टीम की भी एक बहुत बड़ी जीत है मनीष जी। बिल्कुल। और आज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और टेलीविज़न, ये यूट्यूब जो न्यूज़ चलाने वाले जितने चैनल्स हैं उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लाइव गए हैं मल्टी सेटअप के साथ, और ये एक्सपेरिमेंट हमारा सही रहा। लेकिन इन सब के पीछे कौन कौन से लोग हैं उसको भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। ये कैमरे को ज़रा मैं घुमाता हूँ और ये देखिए, ये हमारी टीम है जिन्होंने आज 8 बजे से लेकर के अब तक आपके साथ हम लोग लाइव बने रहे। अब चूँकि पूरा चुनाव और नतीजे ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, तो अब हम लोग जी बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो अभी हमारे साथ यहाँ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वो इस चीज़ को भी लाइव चला रहे हैं। तो हमारे टेक्निकल हेड राहुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिएटिव हेड अंकित जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो सुबह से लगातार हमारे लिए लगे हुए थे, लगातार मेहनत कर रहे थे। क्योंकि हमारी कोशिश यही थी कि आप जब नतीजों को देखते हैं तो आपको बार बार चैनल बदलना पड़ता है कि कभी आज तक देख रहे हैं, कभी एबीपी देख रहे हैं, कभी जी देख रहे हैं, कभी रिपब्लिक देख रहे हैं। पर मनीष जी की ये मेहनत थी, मनीष जी की ये सोच थी कि क्यों ना हम अपने दर्शकों को एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे चैनल क्यों ना दिखा दिया जाए। इसलिए आज हम सुबह से आपके लिए एक भी वीडियो हालांकि अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन हम सुबह से ही लगातार लाइव थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमारे तमाम साथी जो आप चेहरे देख रहे हैं, हमारे तमाम साथी एक एक चैनल पे नजर बनाए हुए थे। शबनम एबीपी पे नजर बनाई हुई थी, वक्ता की बात करें तो वक्ता इंडिया टीवी पे नजर बनाई हुई थी, अंशुका नेटवर्क 18 पे नजर बनाई हुई थी, सोनाली नजर बनाई हुई थी, बबीता आज तक पे नजर बनाई हुई थी, सोनाली रिपब्लिक पे नजर बनाई हुई थी, युधिष्ठिर जी पे नजर बनाए हुए थे, और तमाम जी न्यूज़ 24 जी बहुत ज़्यादा, जिसमें जो है झोल, शुरुआती जो है झोल नज़र आया था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमें प्यार आप देते रहें, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें और हमें अपना प्यार लगातार इसी तरीके से देते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।